हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जर्नलिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे कांग्रेस ने स्टेट गवर्नमेंट में आर्टिकल 356 लगा के, यानी कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा के, वहाँ की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में अभी हम पढ़ेंगे तो सोशलिस्ट पार्टी। देखिए, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये डायरेक्ट यही पूछ लिया जाएगा आपसे कि इस पार्टी का फाउंडर कौन था, ये कैसे बना, क्यों ये कांग्रेस से अलग हुआ। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। The origin of the Socialist Party can be traced back to the mass movement stage of the Indian National Congress in the pre-independence era। देखिए, सोशलिस्ट पार्टी का ओरिजिन आप प्री इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले भी आप नेशनल कांग्रेस के अंदर देख सकते थे। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड within the Congress in 1934 by a group of young leaders who wanted a more radical and egalitarian कांग्रेस। देखिए, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा रेडिकल और इगैलिटेरियन कांग्रेस चाहते हैं, जिसके कहने का मतलब है कि जिसमें इंडियन के कल्चर का थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो, इंडियन के ट्रेडिशन से आप लोग आगे एडवांस होइए, उससे आप साइंटिफिक डेवलपमेंट कीजिए। मतलब इंडियन कल्चर को वो ज़्यादा अपनाना चाहते थे, जहाँ पे वो पुअर के बारे में भी सोच सके, जबकि कांग्रेस भी ऐसा कर रही थी, लेकिन एक डिफरेंट एस्पेक्ट से। आइए देखते हैं। In 1948, the Congress amended its constitution to prevent its member from having a dual party membership। देखिए, यहाँ पे 1948 में जब इनको पता लगा कि भैया एक ऐसी भी पार्टी है जो हमारी अम्ब्रेला स्कीम यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंडर भी कुछ ऐसे काम कर रही है जिससे कि पार्टी अलग हो सकती है, तो उन्होंने मेंबर्स को ही मना कर दिया। और एक कांग्रेस का भी कॉन्स्टिट्यूशन था, खुद का अलग का भी रूल ऑफ लॉ था, जहाँ पे उन्होंने बोला कि कोई भी अलग पार्टी में नहीं जा सकता है, या तो वो रहेगा कांग्रेस पार्टी का, या तो वो डिफरेंट एक पार्टी बना लेगा। दिस फोर्स द सोशलिस्ट दिस फोर्स द सोशलिस्ट टू फॉर्म अ सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी इन 1948। 1948 में इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। द पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कॉज्ड मच डिसअपॉइंटमेंट टू इट्स सपोर्टर्स। देखिए, आप मुकाबला कर रहे हैं एक ऐसी पार्टी का जिसके रूट्स हर एक लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। वो एक बहुत ही बड़ी पार्टी है, तो उसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं और उसके बाद आप परफॉर्म तो नहीं कर पाएंगे, ये तो एक डेफिनेट सी बात है। तो वहाँ पे यही हुआ, जब सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई तो उन्होंने जितने भी मैनिफेस्टो, जितने भी वादे किए थे, वो उसके खरे नहीं उतर पाए और उनके सपोर्टर्स उनसे डिसअपॉइंट होने लग गए। ऑल्दो द पार्टी ऑल्दो द पार्टी हैड presence in most of the states of India, it could achieve electoral success only in few pockets। देखिए, जानते तो काफ़ी लोग थे, लेकिन कुछ ही एरिया में उन लोगों को इलेक्टोरल सक्सेस मिली, कुछ ही सीट्स मिली। द सोशलिस्ट, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ये पढ़ते हैं। द सोशलिस्ट बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। भैया, यहाँ पे सोशलिज्म होना चाहिए, स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, सोशल वेलफेयर स्कीम होना चाहिए, पुअर के लिए सारा काम होना चाहिए। सोशल वेलफेयर स्कीम यानी कि राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और सब्सिडी दामों पे आपका टिकट फेयर हो गया, या पुअर के बारे में ज़्यादा आपका प्रो पुअर पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि जो पुअर के बारे में सोच के बनाई जाए, विच डिस्टिंग्विश देम बोथ फ्रॉम द कांग्रेस एज वेल एज फ्रॉम द कम्युनिस्ट। दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स फॉर इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड पीजेंट्स। ये बात सही थी। इन्होंने बोला कि भैया कांग्रेस, आप लोग ज़्यादा कैपिटलिज्म की तरफ से ध्यान दे रहे हैं, लैंडलॉर्ड की आप जी हुजूरी कर रहे हैं, आप तो यहाँ पे अपने वर्कर्स और पीजेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, चलो भैया हम नई पार्टी बना लेते हैं। तो इन्होंने ऐसा कर लिया, नई पार्टी बना ली। बट द सोशलिस्ट फेस्ड अ डिलेमा यानी कि कन्फ्यूजन when in 1955 the Congress declared its goal to be socialist pattern of society। जिस आइडियोलॉजी पे इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी, जी वही आइडियोलॉजी एक्सेप्ट कर ली कांग्रेस ने, क्योंकि उस टाइम पे सोशलिस्ट पार्टी का दबदबा थोड़ा बढ़ने लग गया था। अब आप खुद देखिए, आप एक ऐसा फैक्शन हो जो एक बड़ी पार्टी से टूट के निकले हो, और आप उसी पे डायरेक्ट धावा बोल रहे हो, तो उस पार्टी को तो थोड़ी बहुत डिफेंसिव होना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी आइडियोलॉजी ही चेंज कर ली कांग्रेस वालों ने, और उन लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी कर ली सोशलिस्ट, जिस पे ये चल रहे थे सोशलिस्ट पार्टी वाले। Thus, it became difficult for the socialists to present themselves as an effective alternative to the Congress। अब लोगों के आगे क्या था, एक ऑलरेडी एक ऐसी पार्टी जिसने हमको इंडिपेंडेंस दिलवाया। देखिए, दिलवाया तो सब रेवोल्यूशनरीज ने था, पर ये बुक में जो लिखा है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑलरेडी एक ऐसे पार्टी जिसने हमको इंडिपेंडेंस दिलवाया, जब वही वो बात कर रही है तो हम छोटी सी बात को क्यों सुने, छोटी सी पार्टी को क्यों सुने। तो वही हुआ, काफ़ी सारे इनके सपोर्टर जो थे भी, वो वापस कांग्रेस के पास चले गए कि अरे भाई, इनकी भी तो वही आइडियोलॉजी है, तो हम क्यों एक छोटी सी पार्टी को सपोर्ट करें जिसने सीटें ही कुछ
जीती हैं। सम ऑफ देम लेड बाय राम मनोहर लोहिया increase their distance from the criticism of the Congress party. Some others like Ashok Mehta advocated a limited cooperation with the Congress. अशोक मेहता जैसे लोग थे उन्होंने बोला कि ठीक है हम कांग्रेस की बात सुनेंगे बट इन अ लिमिटेड कॉपरेशन, पूरी अनलिमिटेड कॉपरेशन नहीं रहेगी, जो कांग्रेस बोलेगी हम वही नहीं करेंगे, बस थोड़ी बहुत बात सुनेंगे. The Socialist Party went through many splits and reunion, leading to formation of many socialist parties. These included the Kisan मजदूर प्रजा पार्टी. आप ध्यान देना और इस नाम को हमेशा लिंक करके रखना. कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे आपको ऐसे मैच द फॉलोइंग्स दे दिया जाएगा, यहाँ पे बोलेंगे भैया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ऐसे डांगे बिलोंग करते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भारतीय जनसंघ बिलोंग करते थे, मीनू मसानी से स्वतंत्र पार्टी बिलोंग, अशोक मेहता से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, इंक्लूड द किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, द संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जय प्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता जो कि अभी आपको उसमें दिखाया मैच द फॉलोइंग में, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया एंड एस एम जोशी वर अमंग द लीडर्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टीज. मेनी पार्टीज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी कि न्यू इंडिया में लाइक द समाजवादी पार्टी, द राष्ट्रीय जनता दल, द जनता दल यूनाइटेड एंड द जनता दल सेक्युलर ट्रेस देयर ओरिजिन टू द सोशलिस्ट पार्टी. देखेंगे कहने का ये मतलब है कि समाजवादी पार्टी को भी जिसने बनाया होगा वो कभी ना कभी एक बार सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर रहा होगा. तभी ने बोला कि दे ट्रेस देयर ओरिजिन्स टू द सोशलिस्ट पार्टी, या राष्ट्रीय आरजेडी का या जेडी का या जेडीयू का, इन सब के जो फाउंडर्स रहे होंगे वो कभी ना कभी तो सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे. नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस. देखिए अब ये आपको बताएंगे कि इनका डोमिनेंस कैसे चला, मतलब इनका डोमिनेंस उन कंट्रीज से कैसे अलग था जो कि अथॉरिटेटिव रजीम चला रही थी, कि मतलब हम जो कहेंगे वही होगा, लेकिन कांग्रेस वो उनसे कैसे अलग थी. इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी. इफ़ वी लुक अराउंड द वर्ल्ड वी फाइंड मेनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. आप चाइना ही देख लीजिए, वन पार्टी है और पार्टी को तो खड़े ही नहीं होने दिया जाता, बनेगी तो वही पार्टी बनेगी और वही इलेक्शन खड़ी होगी और उसी में से आपका प्रेसिडेंट चुना जाएगा. बट देर इज़ अ क्रूशल डिफरेंस बिटवीन दीज एंड द इंडियन एक्सपीरियंस. In the rest of the cases, the dominance of one party was ensured by compromising democracy. ये बात सच थी कि इंडिया में डेमोक्रेसी को शुरुआती टाइम पे, देखिए आप प्रेजेंट सिनेरियोस को कंपेयर मत करना, ये शुरुआती इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, जब हम जस्ट इंडिपेंडेंट हुए ही थे उस टाइम की बात कर रहे हैं कि उन लोगों ने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, पर और जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम चल रहा था वहाँ पे डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था. यानी कि वन पार्टी को इम्पोज तो कर दिया, लेकिन जो हम कहेंगे वही होगा, बाकी लोगों की नहीं सुनी जाएगी, या उनकी डेमोक्रेसी यानी कि उनकी फ्रीडम राइट्स को या फ्रीडम ऑफ स्पीच को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया. आगे देखिए, इन सम कंट्रीज़ लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ओनली अ सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री. डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा. इंडिया में ऐसा नहीं था. इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम था और हमेशा रहेगा, जहाँ पे बोला गया था कि और भी पार्टीज इलेक्शन लड़ सकती है, पर वो लोगों का मत होगा, वो किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे. तो यहाँ पे चुना गया इंडियन नेशनल कांग्रेस को. पर चाइना, क्यूबा, सीरिया जैसी कंट्री में बोला ही गया भैया आपके पास सिंगल पार्टी है, इसी पार्टी में से आपको चुनना है, करो तो यही करो वरना हम डिक्टेटरशिप तो कर ही रहे हैं, बस हमने एक कोट डेमोक्रेसी अनकोट का नाम दे दिया है. सम अदर्स लाइक म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड एरिट्रिया आर इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट्स ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स. जी हमने इंटरनेशनल अलायंसेस में साइन तो कर लिया, लोगों को बोल तो दिया इंटरनेशनली कि हम डेमोक्रेसी हैं, लेकिन रियलिटी में तो हम मिलिट्री और लीगल मेजर्स ही यूज़ किए जा रहे हैं. पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बोलते हैं हम मल्टी पार्टी सिस्टम है पर असली में तो मिलिट्री ही रूल करती है. Until a few years ago, Mexico, South Korea, and Taiwan were also effectively one party dominant states. What distinguished the dominance of the Congress party in India from all these cases was it happened under the democratic conditions. Many parties contested elections in conditions of free and fair election, and yet the Congress managed to win elections after election. देखिए ये बात सच थी कि यहाँ पे भले ही मल्टीपल पार्टी ने इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़े हुए थे, और जब कांग्रेस की जीत हुई तो इतनी रिस्पेक्टेड ऑपोजिशन थी जिन्होंने एक्सेप्ट किया अपनी हार कि हाँ
आप पार्टी अच्छे थे, आपने अच्छा मैनिफेस्टो तैयार किया, आपके रूट्स इतने ज़्यादा हैं कि आपको लोगों ने विजयी बनाया, और हम अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं, हम अपोजिशन में भैया खड़े हो जाएंगे। दिस वॉज सिमिलर दिस वॉज सिमिलर टू द डोमिनेंस ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हैज़ enjoyed इन साउथ अफ्रीका आफ्टर द एंड ऑफ एपार्थीड। एपार्थीड सिस्टम वही था जहाँ पे डार्क कम्प्लेक्शन और लाइट कम्प्लेक्शन वाले लोगों के बीच में रेसिज्म किया गया था कि नहीं भैया, सुपीरियर तो वाइट्स हैं और इन्फीरियर आपके जो डार्क कम्प्लेक्शन यानी कि ब्लैक्स हैं उनको कहा गया। मैक्सिंगल पार्टी की बात की जाए तो फाउंडेड इन 1929 एज नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी एंड लेटर रीनेम्ड एज द इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, द PRI exercised power in Mexico for almost 6 decades। 60 साल तक एक्सरसाइज किया गया। अगर आपसे कभी पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा तो आप ये मार्क कर दीजिएगा कि हाँ भैया PRI कहाँ की पार्टी थी, मैक्सिको की पार्टी थी। कितने समय तक राज किया उन्होंने, रूल किया, राज किया या डेमोक्रेसी चलाई, जो भी आप कह सकते हैं, या एक्सरसाइज किया अपने पावर को, वो था भैया 60 साल। इट रिप्रेजेंटेड द लेगेसी ऑफ मैक्सिकन रेवोल्यूशन। ये देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसमें मैं उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। The roots of this extraordinary success of the Congress Party go back to the legacy of the freedom struggle। देखिए चाहे मानिए ना मानिए, चाहे आज के MLAs MPs इस चीज़ को कितना भी नकारें और उस चीज़ को नहीं माने, पर ये बात तो सच है, कांग्रेस ने जितना अपने रूट्स प्री इंडिपेंडेंटली इवन गांधी जी के आने से पहले डाल दिया था, उतना कोई भी पार्टी आज तक डाल नहीं पाई है। और वही मेरे ख्याल से उनके जीतने का एक छोटा सा रीज़न वो भी था कि लोकल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक प्री इंडिपेंडेंटली कांग्रेस हर उन लोगों की बात सुनती थी जो कोई और पार्टी नहीं कर पाती, या अगर कोई पार्टी करती भी थी तो एक बहुत स्मॉल लेवल पे करती थी। और यही उनका एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस का रीज़न भी था। कांग्रेस वॉज सीन एज इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। देखिए आपके सामने ही है कि उन्होंने बोला कि जितना भी ये नेशनल मूवमेंट चला था उनका इनहेरिटर है ये, साथ इन्होंने हमारा दिया, तो अब लोगों का यानी कि हमारा ये व्यक्तित्व बनता है कि अब हम इनको पावर में लेके आए और यही हमको हमारा फ्यूचर सुधारें, तो हमको इनको रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका देना चाहिए। तो लोगों ने ऐसा ही किया। मैनी लीडर्स हु वर इन द फोरफ्रंट ऑफ दैट स्ट्रगल वर नाउ कंटेस्टिंग इलेक्शन एज कांग्रेस कैंडिडेट्स। अब देखिए नेशनल मूवमेंट पे जो लोगों की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अब पॉलिटिक्स में तो घुसना ही था, पावर किसको पसंद नहीं है, पैसा किसको पसंद नहीं है, तो अब वो कांग्रेस के एज अ कैंडिडेट लड़ रहे थे इस कंट्री को रन करने के लिए। द कांग्रेस वॉज ऑलरेडी अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज पार्टी एंड बाय द टाइम द अदर पार्टीज कुड इवन थिंक ऑफ अ स्ट्रैटेजी, द कांग्रेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स कैंपेन। देखिए वो पार्टी ना बहुत पुराने समय से है। अगर कोई 50 साल पुरानी पार्टी है और आप अभी 5 साल नए नए पार्टी बने हो, एक्सपीरियंस किसका ज़्यादा होगा, मैनिफेस्टो कौन अच्छा बनाएगा, परफॉर्म कौन अच्छा करेगा, डेफिनेटली वो 50 साल वाली करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो अगर कोई नई पार्टी कुछ भी वेल ऑर्गेनाइजेशन सोचती भी थी, कांग्रेस उससे पहले वो सोच चुकी होती थी और लोगों पे इम्प्लीमेंट कर देती थी। तो जो चीज़ आप करने वाले हो वो कांग्रेस ऑलरेडी कर देती थी। तो वोट किसको जाएगा, जिन लोगों ने ऑलरेडी वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी, यानी कि कांग्रेस। इनफैक्ट many parties were formed only around independence और after that। अब देखिए एक सबसे बड़ा रीज़न है कांग्रेस के आने का, उस टाइम तक तो कोई पार्टी बनी नहीं, चाहे वो जनसंघ ही क्यों ना हो, लेकिन उससे पहले जो पार्टी थी वो कांग्रेस ही थी, और जो पार्टी अब बनना स्टार्ट हुई थी वो आफ्टर इंडिपेंडेंस बनी थी। दस द कांग्रेस हैड द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज। इसका मतलब यही है, अगर पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज क्या था, तो ये बोल देना सबसे पुरानी पार्टी थी, एक्सपीरियंस ज़्यादा था, इसीलिए उनको एक एडवांटेज था कि भैया पहली पार्टी है, वोट भी इनको दिया जाएगा, नेशनल मूवमेंट में इन्होंने हेल्प की है। By the time of independence, the party had not only spread across the length and breadth of the country, as we have seen in the maps, but also had an organizational framework down to the local level। ये हाँ जी वही लोकल की बात कर रहा है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और लोकल लेवल, यानी कि हर उन लोगों की बात सुनना जो कि रूरल एरियाज़ में भी रह रहे हैं, उनकी कौन सुनता था, कांग्रेस पार्टी। उनके कौन से जो कार्यकर्ता थे कहाँ कहाँ थे, लोकल लेवल पे भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एज द कांग्रेस वॉज स्टिल रिसेंटली अ नेशनल मूवमेंट, इट्स नेचर was all inclusive। All these factors contributed to the dominance of the Congress party। नेचर इंक्लूसिव था, पूरी डाइवर्सिटी को लेके चल रहे थे, सबकी बात सुन रहे थे, तो डेफिनेटली जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रह रहे हैं और एक पार्टी उनकी बात सुन रही है, तो डेफिनेटली वोट भी उनको ही पड़ेगा। डिवाइड एंड रूल तो अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, मिलीजुली
अब देखिए मिली जुली किस चीज़ की आइडियोलॉजी की हुई थी, आइडियोलॉजी की। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ हाउ कांग्रेस इवॉल्व फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1885 एज अ प्रेशर ग्रुप फॉर द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लासेस टू अ मास मूवमेंट इन 20th सेंचुरी। देखिए प्रेशर ग्रुप उसको बोला जाता है, अपनी कॉजेज़ के लिए आप किसी सरकार को या किसी रूलिंग अथॉरिटी को जब मांग करते हैं लोगों का मास मूवमेंट के साथ, तो आप उस सरकार पे या रूलिंग अथॉरिटी पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। तो वही उन्होंने बोला कि 1885 से ही कांग्रेस ये प्रेशर ग्रुप बनाई हुई थी। किन के लिए पहले थी ये? एजुकेटेड क्लास के लिए शुरुआती दौर पे, प्रोफेशनल क्लास के लिए, कमर्शियल क्लास के लिए। देखिए ये कहना अब सरासर गलत होगा कि कांग्रेस ने ही पूरा नेशनल मूवमेंट करवाया, कांग्रेस ने ही आज़ादी दिलवाई, उसमें बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज भी थे। और इन एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लास से हट के गांधी जी ने सबसे ज़्यादा मदद की एक लोकल और पुअर क्लास तक भी कांग्रेस की बात पहुंचाने की। तो इसमें हाथ तो सबका है। दिस लेड द बेसिस फॉर इट्स इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मास पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स सब्सिक्वेंट डोमिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, अगर कांग्रेस खाली एजुकेटेड प्रोफेशनल कमर्शियल क्लास तक रह जाता तो वो इंडिपेंडेंस कभी नहीं दिला सकता था हमको। उनका लोकल लेवल यानी कि पुअर और अग्रेरियन और पीजेंट सोसाइटी तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसमें हमारे रेवोल्यूशनरीज भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी इन सब ने मदद की। Thus, the Congress began as a party dominated by the English speaking upper caste, upper middle class, and urban elite. यहाँ से इनकी शुरुआत हुई। But with every civil disobedience movement it launched, its social base widened. कहाँ वो खाली पढ़े लिखे लोगों के साथ काम करते थे, कमर्शियल लोगों के साथ काम करते थे। जैसे जैसे हर रेवोल्यूशनरी की मदद से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुए, इनका बेस वाइडन हुआ, सोशल बेस। अब यहाँ पे हर लेवल के, हर प्रोफेशन के लोग शामिल होना स्टार्ट हो गए थे। इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप्स। अब यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी, ईसाई भी हैं, पारसी भी, हर रिलीजन, हर कम्युनिटी के लोग हैं, हुज इंटरेस्ट वर ऑफन कॉन्ट्रडिक्टरी। अब देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात चल रही है ये। पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन dwellers एंड विलेजेस वर्कर्स एंड ओनर्स, middle, lower and upper class and caste all found space in the Congress. Gradually, its leadership also expanded beyond the upper caste and upper class professional to agriculture based leaders with rural orientation. कहाँ आप अपर क्लास पे ही सीमित थे, अब आप उन एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स के पास भी हैं जो कि पीजेंट सोसाइटी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका कांग्रेस के अंदर स्वागत था, क्योंकि कांग्रेस एक अम्ब्रेला स्कीम थी। उसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज आती थी, मल्टीपल पार्टीज़ की आइडियोलॉजी को लेके साथ में चलती थी, और बहुत ही परफेक्ट तरीके से उन लोगों को निभा भी रहे थे। आपको तो पता ही, आपने पता ही 952 हो गया, 957 हो गया, लगातार चार पाँच डेकेड्स तक इन्होंने, सॉरी, 4-5 जनरल इलेक्शन तक इन्होंने अपना सरकार बनाई है। रीज़न यही थे। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द कांग्रेस वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेनबो लाइक सोशल कोलिशन। देखिए रेनबो लाइक सोशल कोलिशन यानी कि यहाँ पे हर तरीके के, हर टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज थी इसके अंडर, हर टाइप के डिफरेंट सोसाइटी के लोग थे, ब्रॉडली रिप्रेजेंटिंग इंडियाज़ डाइवर्सिटीज़। जो मैंने कहा 100 बात की एक बात, इंडिया की डाइवर्सिटी को कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रहा था इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो रिलीजन हो, या चाहे वो लैंग्वेजेस हो एंड वेरियस इंटरेस्ट। Many of these groups merged their identity within the Congress. Very often they did not and continued to exist within the Congress as groups and individuals holding different beliefs. बहुत समय ऐसा भी आता था। अब देखिए एक म्यार में दो तलवारें तो नहीं रह सकती है, एक तालाब में हर मछली की सोच तो सेम नहीं होगी, तो ऐसे एक सोसाइटी में हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होगी। तो जो कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज़ थी, उनकी भी कई बार आइडियोलॉजिकल सेम मैच नहीं करते थे, तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, लेकिन उसको भी कांग्रेस सॉल्व कर देती थी। तभी तो एक अम्ब्रेला पार्टी थी, तभी तो एक रेनबो लाइक सोशल कोलिशन था उनका। In this sense, the Congress was an ideological coalition as well. It accommodated the revolutionary, the pacifist, the conservative जो कल्चर को चलाया जाता है, the radical जो भैया पुअर के बारे में सोचा, the extremist and the moderate जो थोड़ा offensive है, moderate, and the right and the left and all shades of the center. The Congress was a platform for numerous groups, गरीब, अमीर, middle class, interest and even political parties to take part in the national movement.
In the pre-independence days, many organizations and parties with their own constitution and organizational structure were allowed to exist within the कांग्रेस। हाँ, ये बात देखिए सच है कि इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारी ऐसी पार्टी थी जिनकी भले ही डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, लेकिन वो कांग्रेस के अंडर काम कर सकती थी। अभी देखिए जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक टॉपिक बचा हुआ है, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। सम ऑफ दीज सम ऑफ दीज लाइक द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लेटर सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस एंड बिकेम अपोजिशन पार्टीज। देखिए सही बात है, आपको कभी आगे बढ़ना पड़ता है तो आप एक बहुत बड़ी तालाब की मछली को पकड़ते ही पकड़ते हो। आप एक बहुत बड़े लीडर का हाथ पकड़ते ही पकड़ते हो। तो कांग्रेस उस टाइम पे एक बहुत बड़ा लीडर था जो छोटी छोटी पार्टीज़ के लिए माई बाप था, तो उनको तो उनके साथ आना बहुत ज़रूरी था। अब जब इंडिपेंडेंस हो गया तो उनका काम क्या, अब तो भैया फ्री इंडिया है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। तो वो जो कांग्रेस के अंडर काम कर रही थी, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस वो अलग हो गई और वो क्या बन गई, अपोजिशन। क्योंकि अब उनकी भी तो आइडियोलॉजीज़ थी जिनको उनको निभाना था, लोगों में फैलाना था, अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए, समझिए। डिस्पाइट डिफरेंसेस रिगार्डिंग द मेथड्स, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, द पार्टी मैनेज टू कंटेन इफ़ नॉट रिजॉल्व डिफरेंसेस एंड बिल्ड अ कंसेंसस। भले ही कुछ ऐसे पार्टीज़ थे जो कि डिफरेंट सोचते थे, लेकिन फिर भी आपसी सहमति में लोगों ने यानी कि कांग्रेस के मेंबर्स ने साथ दिया और आपस में गठबंधन के साथ काम करना स्टार्ट किया। अच्छा, इनका टॉलरेंस लेवल क्या था और मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस, फैक्शंस यानी कि यहाँ पे और जो छोटी छोटी पार्टीज़ थी उनके बारे में कहा गया है। दिस कोलिशन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। आप खुद सोचिए, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के साथ लड़ाई करवा रहे हैं, क्या वो कंट्री स्ट्रांग होगी? या एक ऐसी कंट्री जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ काम कर रहे हैं, हर किसी का एक स्पेशल फीचर है, हर किसी का एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो एक साथ एक कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम दे रहा है। देखिए एग्जांपल आपके सामने है, आप लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे। कौन सी कंट्री ज़्यादा आगे जाएगी, वो जो सारे रिलीजन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या वो जो हर कोई अलग अलग काम कर रहा है? तो ऐसा ही कुछ कांग्रेस भी कर रही थी उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। आने वाले टाइम पे तो कांग्रेस का क्या हुआ वो आपको पता ही है। अगर कांग्रेस इतनी ख़राब ना होती तो शायद बीजेपी 2014 में उनको हराती नहीं। लेकिन कि हम अभी इंडिपेंडेंस की बात करें जहाँ पे वो एक बहुत ही परफेक्ट पार्टी थी, तो उन्होंने ऐसे ही डिफरेंट मल्टीपल पार्टी को एक साथ रखा, मल्टीपल रिलीजन को एक साथ रखा, इसीलिए उनको एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ मिला। फर्स्टली, अ कोलिशन अकोमोडेट्स ऑल दोज हु जॉइन इट। जो भी भैया कोलिशन को ज्वाइन करेगा उन सबको वहाँ पर रहने की जगह दी जाएगी, यानी कि उनकी आइडियोलॉजी की इज्जत की जाएगी। देयरफॉर इट हैज़ टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन एंड स्ट्राइक अ बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल इश्यूज। Compromise and inclusiveness are the hallmarks of coalition. This strategy put the opposition in difficulty. Anything that the opposition wanted to say would also find a place in the program and ideology of the Congress. Secondly, in a party that has the nature of coalition, there is a greater tolerance of internal differences and ambition of various groups and leaders are accommodated। देखो भैया, सौ बात एकदम सही है ये, कि कोई भी अगर बड़ी पार्टी होती है उसको मेजोरिटी नहीं भी मिल पाती है, या अगर स्ट्रांग भी पार्टी है और कुछ पार्टीज उनके साथ जुड़ी हैं, जैसे मान लीजिए पार्टी ए है, पार्टी ए को पूरे 100 वोट मिले हैं, पार्टी बी को सिर्फ 50 वोट मिले हैं, लेकिन पार्टी ए को सरकार बनाने के लिए 4 वोटों की और ज़रूरत है, तो उसने पार्टी बी को क्या किया, अपने साथ मिला लिया। अब उसको पार्टी बी की भी आइडियोलॉजी की इज्जत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी की वजह से सरकार फॉर्म हुई है, जिसको आप पता है 50% प्लस 1 वोट चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए। तो वही उन्होंने बोला कि कांग्रेस जिस पार्टी के साथ कोलिशन करती थी वो उसकी भी आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट करती थी, जिससे कि इंटरनल डिफरेंसेस ना क्रिएट हों, और अगर हों भी तो उनको टॉलरेट किया जा सके। The Congress did both these things during the freedom struggle and continued doing this even after independence. That is why, even if a group was not happy with the position of the party or with its share of power, it would remain inside the party and fight the other groups rather than leaving the party and becoming an opposition। देखिए यही बात है। आप मान लीजिए एक फ्रेंड सर्कल है, एक फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं भैया मेरे को मोमोज़ खाने जाना है, एक बोल रहा है नहीं जी मुझे बर्गर खाने जाना है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि बर्गर खाने वाला दोस्त अलग निकल लिया, मोमोज़ खाने वाला दोस्त अलग निकल लिया। तो कांग्रेस, अब यहाँ पे कांग्रेस मान के चलिए, तो एक कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसने बोला ठीक है, हम हाफ प्लेट मोमोज़ खाएंगे और हम भैया तुम्हारा बर्गर भी खाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंसेंसस हुआ, दोनों की बातचीत भी मानी गई। तो वही वो पार्टी थी कि रैदर देन आप ऑपोजिशन मेरा बन जाओ, अलग कहीं चले जाओ, उससे अच्छा हम आपकी भी बात सुनेंगे, आप मेरी भी बात सुनो। तो ऐसी पार्टी हुआ करती थी आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस।
These groups inside the party are called factions. The coalition nature of the Congress party tolerated and in fact encouraged various factions. उनको बढ़ावा भी देते कि ठीक है, आपकी बात अच्छी है, आपकी बात सुनी जाएगी. Some of these factions were based on ideological consideration, but very often these factions were rooted in personal ambition and rivalries. Instead of being a weakness, internal factionalism became a strength. Strength of the Congress. देखिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही. इसके बाद इस चैप्टर की पूरी समाप्ति की जाएगी और जो भारतीय जनसंघ का एक छोटा सा टॉपिक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की छोटा सा टॉपिक है, उसको भी डिस्कस किया जाएगा. प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब द जर्नलिस्ट. मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये शॉर्टकट नहीं है, ये बड़ी बड़ी वीडियोज़ है, लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन किया जाएगा. लेकिन अगर आज आप यहाँ से एक्सप्लेन करके सीख के जाएंगे और उसकी मेरी जो अगली वीडियोज़ होगी जहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन और आंसर्स एक्सप्लेन करूँगा, उससे बाहर क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा. ठीक है, आप इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए और पढ़िए. थैंक यू.